काश आम लड़कियों की तरह मेरी जिंदगी भी आम होती तो मैं जिंदगी से कोई शिकवा ना करती, मगर मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी सगी माँ थी, जिसने ऐसी घनौनी चाल चली कि ममता शर्मिंदा हो जाए। और इन सब की मुझे जो कीमत अदा करनी पड़ी वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा थी। इसमें कसूर किसका था? शायद मेरी माँ का भी नहीं था। तो क्या मेरा कसूरवार सिर्फ मेरी किस्मत थी? मैं जाने कितना अरसा अपने इन सवालों के जवाब तलाश करती रही और सोचती रही कि जो मेरे साथ हुआ काश दोबारा किसी के साथ ना हो। मेरा नाम अनम था, लेकिन सब मुझे अन्नो अन्नो कहकर पुकारते थे। मेरी माँ और अब्बा की उम्रों में बहुत ज्यादा फर्क था। मेरा बाप बूढ़ा था जो हर वक्त खांसता रहता और जब जी चाहता अम्मा को मारने लग जाता। मुझे याद है कि मैं छोटी सी थी जब मेरे अब्बा किसी की दुकान पर काम किया करते थे। घर में मेरे अलावा कोई और बच्चा भी नहीं था कि अखराजात काबू से बाहर निकलते, इसीलिए अब्बा की कम तनख्वाह में भी अम्मा पूरा महीना निकाल लेती थी। मगर मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने बचपन में भी कभी अब्बा का प्यार पाया हो या वो मुझे अपने साथ बाहर कुछ चीज़ दिलाने लेकर गया हो, बल्कि वो तो हमेशा मुझे देखकर गुस्से में आ जाता और वो गुस्सा बाकी चीज़ों की तरह अम्मा पर ही निकलता था। मैं जब 5-6 साल की थी तब से अब तक अब्बा को अम्मा पर हाथ उठाते ही देखा था। वो ना तो कभी अम्मा से प्यार से बात करता था ना मुझसे। घर में एक वक्त सालन बनता और 2 वक्त रोटी पकाने के लिए अम्मा चूल्हा जलाती थी। मोहल्ले में सबके घरों में गैस था, मगर हमारे घर में अम्मा मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां ही जलाया करती थी। सुबह को नाश्ते में सबके यहाँ पराठे बनते, मगर मैंने हमेशा पापे और पतली सी चाय ही नाश्ते में देखी थी। खाने के नाम पर भी पतला पानी जैसा शोरबा होता जिसमें आलू या दाल तैरती और कभी कभी महीने में एक मरतबा एक आध बोटी को शोरबे में डालकर गोश्त पकाने की रस्म अदा कर दी जाती थी। अब्बा सुबह दुकान पर जाने से पहले भी अम्मा से लड़ाई करता था और वापस आकर भी अम्मा को जब तक मार ना लेता शायद उसे सुकून से नींद नहीं आती थी। घर में कभी बर्तनों के गिरने की आवाज़ें सुनाई देती तो कभी अम्मा के रोने धोने की, और मैं सहम कर कमरे में बिछी अपनी और अम्मा की मुश्तरका चारपाई के नीचे छुप जाती। एक रोज़ ऐसा हुआ कि अम्मा बैठी मेरे बाल बना रही थी। अब्बा दुकान से लौटा तो शाम का वक्त था और अब्बा के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो नशा करके आया था। आते ही अम्मा से खाना मांगने लगा, मगर उस दिन घर में कुछ खाने को नहीं था। पहले तो अब्बा ने अम्मा से लड़ाई करना शुरू कर दी। मैं वहां से उठकर भाग गई और जब अम्मा ने कहा कि तुम कुछ कमा कर लाओगे तो मैं पकाऊंगी ना, इस बात पर अब्बा ने अम्मा को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। मैं चारपाई के नीचे छुपी हुई थी। अम्मा को मारने के बाद अब्बा खुद सहन में जाकर चारपाई पर गिरते ही सो गया। वो नशे में जो था। मैं फौरन उठकर अम्मा के पास गई, उसे आवाज़ें दी और हिलाया, मगर अम्मा से उठा नहीं जा रहा था। मैंने अम्मा को पानी पिलाया। अम्मा पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अब्बा की मार सह सके। वो तो बेचारी अब्बा का इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो पैसे लेकर कुछ खाने का इंतज़ाम करेगी, मगर उसे क्या पता था कि वो पैसे नशे में उड़ा देगा। मुझे भूख लग रही थी। अम्मा ने पड़ोसियों से खाना मांगकर मुझे खिलाया और थोड़ा सा खुद खाकर मुझे अपने पास कमरे में सुलाकर सो गई। अम्मा ने अंदर से कमरे का कुंडा लगा लिया था। वो डरती थी कि अब्बा किसी दिन सोते हुए उसे जान से ही न मार दे। उस दिन के बाद ये मामूल बन गया। अब्बा खुद नशा करके आ जाता और हम माँ बेटी आस पड़ोस से मांगकर खाना खाने लगी, मगर ऐसा कब तक चल सकता था। एक दिन पड़ोसन ने अम्मा से कहा कि मोहल्ले के स्कूल में बच्चों की देखभाल के लिए मासी की ज़रूरत है। अम्मा ने अब्बा से इजाज़त ली तो अब्बा ने साफ इनकार कर दिया, मगर अम्मा पीछे नहीं हटी। वो उस दिन काम के लिए कोशिश न करती तो हम माँ बेटी भूखे मर जाते। अम्मा ने अब्बा से कहा कि घर में खर्चा ना देना, मगर मुझे काम करने दो ताकि मैं अपनी बच्ची का पेट पाल सकूं। अब्बा तो पहले ही मुझे अपनी औलाद नहीं समझता था, खामोश हो गया और अम्मा दूसरे दिन स्कूल चली गई। वहाँ अम्मा को मासी की नौकरी मिल गई। अम्मा ने प्रिंसिपल से बात करके मुझे भी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरी आधी फीस प्रिंसिपल ने माफ़ कर दी और आधी फीस अम्मा की तनख्वाह से काटने की बात हुई थी। इसी तरह अम्मा स्कूल में काम करने लगी और मैं उसके साथ ही स्कूल जाती और अपनी क्लास में बैठकर पढ़ती। छुट्टी के वक्त हम दोनों साथ घर आ जाते। अम्मा की तनख्वाह के अलावा स्कूल की टीचर्स भी अम्मा को कुछ ना कुछ मदद के तौर पर देने लगी थी। कभी पैसे दे देती तो कभी खाने पीने की कोई चीज़, और तो और मेरे लिए पुराने कपड़े भी अम्मा को स्कूल से मिल जाया करते थे। अब अम्मा ने अब्बा से पैसों का तकाजा करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी कमज़ोर हड्डियां अब मार खाने की ताकत नहीं रखती थी। ऐसे ही थोड़ा वक्त और गुजर गया। मैं 10 साल की हो गई थी और अब मुझे समझ आ चुकी थी कि अब्बा क्यों मुझे पसंद नहीं करता था। असल में जब अम्मा पहली बार उम्मीद से हुई थी तो वो चाहता था कि उसका बेटा पैदा होता, मगर बदकिस्मती से मैं इस दुनिया में आ गई और उसके बाद अम्मा दोबारा माँ नहीं बन सकी। अब्बा को इसी बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो मुझे देखना तक गवारा नहीं करता था। मैंने बहुत गरीब घर में आंख खोली थी और अब तक लोगों की दी हुई उतरन पहनकर बड़ी हो रही थी। स्कूल में कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता था। सब मुझे मासी की बेटी कहकर बुलाते थे, मगर अम्मा कहती थी कि किसी की बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया करो। पर मैं अम्मा को कैसे बताती कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब सब मुझे मासी की बेटी कहकर चिढ़ाते थे।
मैं भी चाहती थी कि मेरी भी बहुत सारी सहेलियां हों, मैं भी सबकी तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा खाऊं पीऊं, मगर मेरी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें मेरे दिल में ही दब कर रह जाती। अब्बा तो मुझे कभी देखता तक नहीं था, मगर प्यार अम्मा से भी कहाँ मिलता था। वो सारा दिन कामकाज में मसरूफ रहती, थक हार कर सो जाती, कभी मुझसे बातें करती थी, ना कहानियां सुनाती थी। बचपन से ही मुझे मेरी जिंदगी से अपने माँ बाप से बहुत शिकायतें थी। फिर वक्त गुजरता गया और मैं 5वीं पास करके घर बैठ गई। अम्मा अब तक उसी स्कूल में मासी का काम करती थी, मगर वो स्कूल सिर्फ 5वीं तक था। अब्बा अपने नशे में पूरी तरह डूबा रहता था। अब तो उसने काम करना भी छोड़ दिया था, चोरी करने लग गया था ताकि उसकी नशे की लत पूरी होती रहे, या फिर अम्मा को मार पीट कर पैसे ले लेता और नशा करके घर आता तो पूरा पूरा दिन सोया रहता। घर भी किराए का था। जब से अब्बा ने दुकान का काम छोड़ा था तो घर का किराया भी अम्मा को ही भरना पड़ता था। एक दिन अम्मा ने स्कूल की एक बड़ी टीचर से बात की कि मेरी बेटी अनम का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दें ताकि उसे वहाँ से कोर्स भी मिलता रहे और फीस के बिना ही वो पढ़ भी लेगी। उस टीचर ने अम्मा को एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि ये पर्चा सरकारी स्कूल के चपरासी को दे देना, तो वो खुद ही तुम्हें अंदर ले जाएगा और सारा काम हो जाएगा। अम्मा ने ऐसा ही किया। वो मुझे अपने साथ ही ले गई। वहाँ जाकर वो पर्चा अम्मा ने चपरासी को दिया तो उसने खोलकर उसे पढ़ा। उसके बाद वो अम्मा और मुझे स्कूल के अंदर ले गया। हमें ऑफिस के बाहर खड़ा करके वो अंदर चला गया और कुछ देर बाद मैडम ने हमें अंदर बुलाकर मेरा दाखिला 6ठी जमात में कर दिया। मैं बहुत खुश हुई। दूसरे दिन से मैं स्कूल जाने लगी। मुझे स्कूल से ही किताबें मिल गई थीं और मैडम ने किसी से कहकर मुझे स्कूल का यूनिफॉर्म भी दिलवा दिया। इस तरह 1 साल घर बैठने के बाद मेरा स्कूल दोबारा शुरू हो गया था। अब मैं इतनी समझदार हो गई थी कि काफ़ी बातों पर सोचने और समझने लगी थी। मेरा अब्बा मेरी अम्मा से उम्र में काफ़ी बड़ा था, मगर मैंने कभी अम्मा से उसकी शादी के बारे में नहीं पूछा। हाँ, मगर मुझे मेरा बाप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और जब वो बहुत ज़्यादा नशे की वजह से बिस्तर पर पड़ गया, हर वक्त खांसता रहता था, तो मुझे उस पर और ज़्यादा गुस्सा आता। उसकी खांसी की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी और मेरी अम्मा अब भी अपने शौहर का इलाज करवाने की कोशिशें कर रही थी। पहले पहल डॉक्टर ने कुछ दवा दारू दी, मगर फिर ना तो अम्मा के पास इलाज के पैसे थे और ना अब्बा का इलाज हो सकता था। डॉक्टर ने 1 महीना इलाज करके ही जवाब दे दिया था और अब अम्मा समेत मैं भी अम्मा के मरने का इंतजार कर रही थी। अम्मा को अब्बा के मरने का इंतजार था। इस बात का यकीन मुझे उस दिन हुआ जिस दिन अब्बा का इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने गरीब समझकर कफन दफन का इंतजाम कर दिया और शाम तक अम्मा अपने जालिम शौहर से और मैं अपने सख्त मिजाज बाप से निजात पा चुके थे। हम आज़ाद हो गए थे। उस रात मेरी अम्मा को बहुत गहरी और सुकून की नींद आई। जाहिर है वो सुकून से ही सोती, क्योंकि अब उसे बात बेबात पे कोई मारने वाला नहीं रहा था। सुकून तो मुझे भी मिला था। सालों से मैं अब्बा की नफरत सह रही थी। अब्बा के जाने के बाद अम्मा ने इज्जत भी नहीं की। किसके सर पर करती आखिर? अगर अम्मा स्कूल न जाती, काम न करती तो हम भूखे मरते और मालिक मकान भी किराए के लिए हमें तंग करके मार देता। मामूल के मुताबिक सब चलता रहा। अम्मा अपने काम पर अपने स्कूल चली जाती और मैं सरकारी स्कूल चली जाती जहाँ मैं पढ़ती थी। महीना बड़ी मुश्किल से गुजरता था। घर का किराया देकर अम्मा कुछ राशन डलवाती, थोड़े पैसे बिजली के बिल में चले जाते और कुछ 1500 अम्मा बचाकर खर्चे के लिए रखती, मगर आधे महीने तक वो पैसे भी ख़त्म हो जाते और बाकी का आधा महीना हम पतली दाल और उबले चावल पकाकर खाते और गुजारा करते। कभी कभी आस पड़ोस से बचा हुआ सालन रोटी कोई भेज देता। बराबर में रहने वाली खाला ने अम्मा को कुछ साल से गैस का पाइप दे रखा था ताकि वो गैस वाला चूल्हा जलाकर काम कर सके। ऐसे ही जाने किस किस के एहसानों तले हम दबे हुए थे और किस किस की मेहरबानियां हमें सहारा दिए हुए थी, मगर जिंदगी एहसान या मेहरबानी के सहारे नहीं करती। जाने कितने सालों से अम्मा ने अपना या मेरा कोई नया जोड़ा तक नहीं बनाया था। सालों से हमने घर में गोश्त की शक्ल तक नहीं देखी थी। खाना तो दूर की बात थी, और भी ऐसी ही बेशुमार ज़रूरतें थीं जो पूरी नहीं होती थी। जिंदगी तो जैसे ज़िंदगी थी ही नहीं। मैं बड़ी हो रही थी। मेरी अपनी कुछ ज़रूरतें और ख्वाहिशें थीं, जिनमें सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी अम्मा मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने, क्योंकि बचपन से अब तक मेरी कोई दोस्त नहीं थी। मैं सोचती थी कि नए स्कूल में जाऊंगी तो मेरी दोस्ती बहुत सारी लड़कियों से हो जाएगी, मगर वो मेरी सिर्फ सोच ही थी। जाने ऐसी क्या बात थी कि कोई मुझसे बात नहीं करता था। दोस्त बनाना तो दूर की बात, मैं किसी लड़की से बात करने की कोशिश भी करती तो वो टाल देती। मुझे स्कूल में आए कुछ महीने हो गए थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि स्कूल में जो मासी थी वो मेरी अम्मा की दोस्त थी। वो भी ऐसे पता चला कि एक दिन मैं अम्मा के साथ कहीं जा रही थी तो अम्मा को रास्ते में एक औरत मिली। वो अम्मा को काफ़ी अरसे से जानती थी और उसने बताया कि वो सरकारी स्कूल में मासी का काम करती है। अब अम्मा ने फ़ौरन उसे कहा कि मेरी बेटी अनम भी वहीं पढ़ती है। मैंने तो मासी को पहचान लिया था, मगर जाहिर है इतनी लड़कियों में वो मुझे तो नहीं पहचानती थी। मगर फिर अम्मा ने उसे कहा कि अन्नों का ख्याल रखना स्कूल में, तो वो हंसते हुए कहने लगी कि बिल्कुल परेशान मत हो, समझो अन्नू मेरी बेटी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। कुछ दिन बाद स्कूल में मुझ पर एक इंकशाफ हुआ जो मेरे लिए इस कदर हैरान कुन था
कि मैं स्कूल जाने से डरने लगी थी। मैं 6ठी क्लास में थी और ये वाकया जिसके साथ पेश आया वो 7वीं क्लास की एक लड़की थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं जो मैंने सुन ली। वो कह रही थी कि स्कूल की मासी रोज स्कूल में से किसी एक लड़की को अपने साथ ले जाती है और फिर कुछ दिन वो लड़की स्कूल में नजर नहीं आती। जब 2-4 दिन बाद वो दोबारा स्कूल आती है तो बिल्कुल खामोश रहती है, किसी को कुछ नहीं बताती कि मासी उसे कहाँ लेकर गई थी और वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। ऐसा पता नहीं कब से हो रहा था, मैंने तो आज ही सुना था और 6ठी क्लास के इम्तिहान होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। अब मैं 7वीं क्लास में जाने से डर रही थी और मैं ही नहीं सब लड़कियां डरती थी, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर या स्कूल में किसी से कुछ कहती। आखिरकार इम्तिहान हुए और हम 7वीं क्लास में पहुंच गए। यहाँ क्लास स्कूल की आखिरी दीवार के साथ थी और क्लास की दूसरी तरफ का रास्ता सीधा स्कूल के क्वार्टर्स की तरफ जाता था, जहाँ मासी समेत और भी कुछ लोगों की रिहाइश थी जो स्कूल में काम करते थे। हमारी नई क्लास शुरू हुए 1 हफ्ता गुजरा था कि हमारी क्लास से रोज एक लड़की गायब हो जाती और सुनने में आता कि वो मासी के साथ गई है। फिर 2-4 दिन वो स्कूल नहीं आती थी। स्कूल आने पर पूछते तो हर लड़की यही जवाब देती कि उसकी तबीयत खराब थी। क्लास में कुल 30 लड़कियां थीं और बारी बारी अब तक 13 लड़कियों के साथ ये वाकया पेश आ चुका था, मगर कोई मुंह खोलने को तैयार न थी। ना बाकी सब किसी से कुछ कहती थी। उन सबको ये डर था कि उनके वालिदैन उन्हें स्कूल से हटा लेंगे। मैं भी तमाशा देखने वालों में से ही एक थी। मगर एक दिन बहुत ही अजीब बात हुई। उस दिन मैं स्कूल गई तो मेरे साथ बैठने वाली लड़की जब ब्रेक टाइम में क्लास से बाहर गई तो वापस ना आई। मुझ समेत बाकी सब बहुत डरी हुई थी। ब्रेक टाइम के बाद जो टीचर क्लास लेने आती थी उनको पता ही नहीं चलता था कि कौन सी लड़की सुबह स्कूल में हाजिर थी और कौन सी नहीं, क्योंकि स्कूल में अटेंडेंस सिर्फ पहले पीरियड में होती थी। इसीलिए ये राज आज तक राज ही था। मगर जब मेरे बराबर बैठने वाली लड़की मासी के साथ गई तो छुट्टी के बाद घर जाते ही मैंने अम्मा से इस बात का जिक्र किया और अम्मा को सारी बात बता दी। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अम्मा ने मुझे चुप रहने का कहा। अम्मा कहने लगी कि देख अनु, हम बहुत गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से तेरा दाखिला स्कूल में हुआ था। अगर अब तू कुछ ऐसा वैसा कहेगी तो मैडम तुझे स्कूल से निकाल देगी, फिर मैं तुझे कहाँ पढ़ाऊंगी। अम्मा की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि अम्मा ठीक ही तो कह रही है। हमारे घर में तो 2 वक्त का खाना पूरा नहीं होता था। अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो अम्मा के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा सके। ये सब बातें सोचकर मेरा दिल और भी डर गया और मैंने चुप रहने का फैसला किया। अगले दिन मैं डरते डरते स्कूल गई। उस दिन भी क्लास की एक लड़की ब्रेक टाइम के बाद गायब हो गई। फिर उसे अगले 2 दिन मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। मुझे डर लगता था, लेकिन तीसरे दिन अम्मा ने ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया। उस रोज़ मेरे बराबर बैठने वाली लड़की भी आई थी। मैंने उससे पूछा कि 3-4 दिन पहले तुम्हें मासी कहाँ लेकर गई थी और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। उस लड़की ने जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उन सब में तुम्हारी अम्मा भी शामिल है और एक दिन तुम्हारी बारी भी आ जाएगी, फिर खुद ही देख लेना। मुझे तो उसकी बातों ने बिल्कुल खामोश कर दिया। मैं अपनी सीट पर बैठी हुई थी और वही सब सोच रही थी जो उस लड़की ने कहा था। आखिर मेरी माँ का उन सब से क्या वास्ता था। इन्हीं सोचों में गुम थी कि मुझे प्यास लगी और मैं उठकर बाहर चली गई। वहाँ मुझे मासी मिल गई तो उसने मुझे कहा कि जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है। और मैं भी फटाफट उसके साथ चल पड़ी। वो बाहर वाले गेट की तरफ जाने की बजाय क्वार्टर्स की तरफ जा रही थी। मुझे एकदम ख्याल आया कि कहीं वो मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह तो नहीं लेकर जा रही। ये ख्याल जहन में आते ही मैंने वहां से भागना चाहा, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मुझे क्वार्टर्स वाले गेट से अंदर की तरफ ले गई। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बार बार अपना बाजू छुड़वाना चाह रही थी, मगर मासी ने बहुत ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ा हुआ था। वहाँ 4-5 क्वार्टर थे और बिल्कुल खामोशी थी, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो मुझे ज़बरदस्ती खींचते हुए आखिरी क्वार्टर में ले गई। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक औरत थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने भी मेरा दूसरा बाजू पकड़ लिया और वो दोनों मुझे कमरे में ले गई। वहाँ कमरे में पहुंचकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ एक आदमी और 2 औरतें और मौजूद थीं, जिनमें से एक मेरी माँ भी थी। मैंने उसे आवाज़ दी, अम्मा ये सब क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? अम्मा मुझे बचा लो। मगर अम्मा ने मुझे सख्ती से चुप हो जाने का कहा। मैं हैरान थी, खामोश हो गई कि मेरी माँ भी मुझे नहीं बचा रही। दूसरी औरत ने मुझे वहाँ चारपाई पर लेटा दिया और वो आदमी जल्दी से कुछ सामान अलमारी से निकालने लगा। फिर उसने मेरे बाजू पर सुई चुभो दी और मेरा खून एक बोतल में भरने लग गया। मैं बेहिसो हरकत पड़ी थी। मेरा खून जिस्म से निकलकर उस बोतल नुमा थैली में भर रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। कुछ देर में वो बोतल वाली थैली भर गई। इतने में मुझे नींद सी आने लगी। अम्मा ने मुझे जूस पिलाया और एक आवाज़ मेरे कानों ने सुनी कि जल्दी से खून की ये थैली कूलर में रख कर ले जाओ, बेच दो। ये सुनकर मुझे होश ना रहा और फिर जब होश आया तो वहाँ मासी मौजूद नहीं थी। मेरा स्कूल का बैग भी वहाँ लाया जा चुका था
उस दूसरी औरत ने मुझे कहा कि अगर स्कूल में या कहीं भी किसी से कोई बात की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेरी अम्मा बिल्कुल खामोश खड़ी थी। फिर वो मुझे दूसरे गेट से लेकर घर चली गई। मैं कुछ बोल रही थी, न बोलना चाहती थी। मुझे मेरी माँ की बेहिसी पर रोना आ रहा था। मैं इतना तो समझ गई थी कि ये लोग मिलकर वहाँ रोज एक लड़की का खून थैली में भरते हैं और फिर बेच देते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा को क्या कहूँ या ये सब कैसे रोकूं। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। घर में 2 ही तो कमरे थे और अम्मा बरामदे में सोया करती थी। मैं कमरे में जाते ही कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, शायद इसी वजह से बार बार नींद आ रही थी। ऐसे ही रात हो गई। फिर अम्मा मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैं चुप करके लेटी रही। अम्मा ने कहा कि अन्नो उठ खाना खा ले, देख गोश्त पकाया है। मगर मुझे उस गोश्त से घिन आ रही थी, बल्कि अम्मा से भी घिन आ रही थी कि आखिर क्या मिलता होगा अम्मा को ये सब करके। गरीबों की कमज़ोर और कमसिन लड़कियों का खून निचोड़ कर बेचना कौन सी इंसानियत थी। मैंने खाना खाने से मना कर दिया और भूखी सो गई। अम्मा का मुझे नहीं पता वो कब सोई या नहीं सोई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो उठने की हिम्मत नहीं थी। भूख से जान निकली जा रही थी। आज मुझे समझ आ गया था कि लड़कियां स्कूल से गायब होने के बाद 2-4 दिन स्कूल क्यों नहीं आती थी। यही वजह थी कि वो कमज़ोरी और खौफ के मारे हिम्मत नहीं कर पाती थी। मैं रो रही थी जब अम्मा कमरे में नाश्ता लेकर आई, पराठा और अंडा, साथ दूध का एक गिलास, और पास बैठकर मुझे खिलाने लगी। मैं खामोशी से खाती रही और रोती रही। कुछ देर बाद मैंने नजरें उठाकर देखा तो अम्मा भी रो रही थी। तब मैंने अम्मा से पूछा कि ये सब क्या है और कब से। अम्मा रो रही थी। फिर बोली कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं जब स्कूल की मासी जरीना ने मुझे अपने साथ मिला लिया और मैं ये सोचकर मिल गई इस काम के 4 पैसे हाथ आएंगे, मगर आज लग रहा है जैसे बहुत गलत कर बैठी हूँ मैं। फिर अम्मा ने मुझे अपने बारे में कुछ बताया। वो कहने लगी कि उसने खुद बचपन से अब तक जो जिंदगी गुजारी थी वो ही मेरी माँ को ऐसा बनाने की जिम्मेदार थी। ये उस वक्त की बात है जब मेरी माँ खुद एक छोटी सी बच्ची थी और उसका बाप दूसरी बीवी घर में ले आया था, जबकि पहली बीवी को मरे हुए अभी चंद दिन गुजरे थे। ऐसे में उस बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती है उसका अंदाजा वही लगा सकती थी। मेरी माँ इकलौती थी और उस वक्त 6 साल की थी जब उसकी सगी माँ एक बीमारी की वजह से मर गई। एक तो घर में गुर्बत का राज था, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पकती थी। दूसरा, नानी की बीमारी लाइलाज थी, उसे कैंसर था। मेरे नाना ने अपनी बीवी के इलाज पर तवज्जो देने के बजाय उसकी मौत का इंतजार करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने हमेशा के लिए आंखें मूंदी वो दूसरी शादी करके आ गया। मेरी माँ का बचपन पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहा था कि सौतेली माँ के जुल्म भी सहने पड़ गए। सौतेली माँ ने छोटी सी उम्र में ही अम्मा को मारना शुरू कर दिया, घर के काम करवाने लग गई और खाने को बहुत कम खाना दिया करती थी। मेरी अम्मा का बाप तो बस अपनी दूसरी बीवी के हाथों की कठपुतली था। जो वो सुनाती बस वही सुनता और जो वो दिखाती वही देखता। उसे अपनी बच्ची कभी नजर ही नहीं आती थी। फिर सौतेली माँ के अपने बच्चे होने लगे तो मेरी माँ की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई और फिर इसी तरह अम्मा जवान हो गई। सौतेली माँ ने अपनी जान छुड़ाने के लिए अम्मा से दुगनी उम्र से भी बड़े आदमी से अम्मा की शादी कर दी, जो मेरा बाप था, और वहीं से मेरी बदकिस्मती भी शुरू हो गई। अम्मा की सारी बातें सुनकर मुझे समझ आ गई कि क्यों मेरी माँ ऐसी है। उसे तो जिंदगी और हालात में कभी सुख का सांस लेने ही नहीं दिया था। मुझे आज मेरी माँ बेकसूर लग रही थी। मैंने उसे फौरन गले से लगा लिया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर रोती रही। फिर मैंने उसे पानी पिलाया और हम दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने अम्मा से कहा कि क्यों मुझे कभी अपनी बेटी से सहेली नहीं बनाया, क्यों अपने दिल के जख्म मुझे नहीं दिखाए और न कभी मुझसे मेरे दिल की पूछी। माँ कहने लगी कि मैंने खुद जिंदगी में कभी ऐसा कोई रिश्ता पाया ही नहीं था जो मेरा दर्द जानता और बांटता। बाप के होते हुए मैं यतीम थी। सौतेली माँ ने जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था और शौहर ने रही सही सारी कसर पूरी कर दी। मैं बस अपने ही हाल में अंदर ही अंदर घुटती रही और तुझे भी खुद से दूर रखा। अम्मा ने उस दिन मुझसे बहुत बातें की और फिर मैंने अम्मा से कहा कि यह खून बेचने वाला काम जुर्म है, गुनाह है, इसलिए तुम ये छोड़ दो और किसी तरह हमें यह सब बंद करना होगा। अम्मा ने मुझसे वादा किया कि अब वो सब कभी नहीं करेगी। फिर अम्मा ने मुझे उस दिन जब गले से लगाया और प्यार किया तो पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या शय है। 2 दिन बाद मैं स्कूल गई तो सारी लड़कियां मुझसे पूछने लगीं कि कहाँ थी, क्या हुआ था, तो मैंने उनको सारी बात बता दी। मेरी देखा देखी बाकी लड़कियों ने भी उस दिन सब कुछ बता दिया और ये बात स्कूल की मैडम तक पहुंच गई। मुझे ये डर तो था कि इन सब में मेरी माँ का नाम भी आएगा तो क्या होगा। बहुत से वसवसे मुझे सताने लगे। मैंने घर जाते ही अम्मा से सब कह दिया और अगले दिन अम्मा ने मैडम को एक एक बात बता दी। मैडम ने अम्मा की इस बात से खुश होकर अम्मा को कहा कि अगर तुम तौबा कर चुकी हो तो मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगी। उसके बाद मैडम ने मासी और बाकी लोगों को अपने सामने बुलाया। मासी ने बाकी दोनों औरतों और उस आदमी को फ़ोन करके बुलाया था। वो आदमी मासी का शौहर
और दोनों औरतें मासी की बहनें थीं। उन्होंने बताया कि वो लड़कियों का खून निकालकर गैर कानूनी तरीके से बेचते थे, जिससे उनको काफ़ी पैसा मिलता था। मैडम ने उनसे पूछा कि अब थाने जाना है या सब लड़कियों के माँ बाप को बुलाकर तुम सबको उनके हवाले कर दूं। मासी मैडम के पैरों में गिर पड़ी कि बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दें, अब कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह या जुर्म नहीं करेंगे। मैडम ने सबको एक मौका दिया ताकि स्कूल की बदनामी ना हो, और जिन लड़कियों के साथ ये सब हुआ था उनको बुलाकर उनसे भी बात की और कहा कि ये बात किसी को ना बताएं, क्योंकि जिन लोगों ने ये सब किया है वो माफ़ी मांग रहे हैं। हाँ, मगर ऐसा कभी कुछ भी हो तो हर बात अपने वालिदैन से ज़रूर किया करें। इसी तरह ये सारा मामला ठंडा हो गया और उस दिन के बाद से क्लास की सब लड़कियां मेरी दोस्त बन गई। जिंदगी आपको कभी कभी बहुत सख्त आजमाइशों से गुजार कर इनाम देती है। आज मैं एक स्कूल में सीनियर टीचर हूँ और मेरी अम्मा एक पुरवकार जिंदगी गुजार रही है। अब वो मासी का काम नहीं करती और ना उसे खाने के लिए दर दर जाना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि वो सारा कुछ भूल तो नहीं सकती, मगर उसकी मेहनत और कोशिश से मैंने इंटर पास करते ही जॉब शुरू कर दी और साथ साथ तालीम भी जारी रखी। मुझे जब डिग्री मिल गई तो मेरी पोस्ट और तनख्वाह भी डबल हो गई। मेरी माँ की मजबूरियों ने उसे बहुत बुरा वक्त दिखाया था, मगर अब वक्त बदल चुका था और अम्मा बहुत पुरसकून थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।